नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसा आईएएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय ब्यूरोक्रेट एंड आईएएस ऑफिसर। तो जैसा कि एनसीईआरटी की श्रृंखला में आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने आपको क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में आपको बताया था। इसमें हमने एनसीईआरटी की दो चैप्टर हमने कवर किया था, एक 11th की चैप्टर क्लास 11th की और एक क्लास 7th की। उसी को ओवरलैप करते हुए आज की जो श्रृंखला है वो भी आगे बढ़ रही है। इसमें भी हम लोगों ने एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इस बार इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। फिजिकल ज्योग्राफी आपका एक तरफ चल रहा है पैरेलल, उसी पैरेलल में जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि अगर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा है मैंने एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी क्लास 9th एंड 11th। तो 9th और 11th को एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी जो है वो क्लास 9th से स्टार्ट है और 11th वाली जो एनसीईआरटी इन दोनों को मर्ज करके ही आपको पढ़ना है, मतलब दोनों को पैरेलल ही कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। तो आप लोग सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से प्रिसा आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिसा आईएएस जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको प्री नोट्स, पीडीएफ, एनसीईआरटी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक और तमाम तरह की जो है फ्री रिसोर्सेस आपको वहां पे अवेलेबल है। प्रिसा आईएएस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए और अपने तैयारी को आप बेहतर बना सकें। डेली शेड्यूल भी आपको जो भी है अपडेट किया जाएगा। डेली द हिंदू एनालिसिस आपको वहां पे मिल रहा है, हिंदू न्यूज़ एनालिसिस, कि आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, टू द पॉइंट आपको हिंदू एनालिसिस का मिल रहा है। प्लस मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। टेस्ट आपके कुछ फ्री टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे, जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, उसकी गुणवत्ता को आप देख सकते हैं फ्री टेस्ट को लगाकर। और पेड टेस्ट जो मात्र 2000 होगा पूरे कोर्स का, जिसमें आपको जीएस और सी सेट के टेस्ट मिल रहे हैं। जीएस और सी सेट का आपको टेस्ट मिल रहा है। फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल है जीएस और एनसीईआरटी के। साथ ही साथ जो ऑफर प्राइस था उसको बढ़ाकर 9 तारीख तक कर दिया गया है, 9th ऑफ जैन 2023। जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि पूरे जीएस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मात्र 99 रुपये पर मंथ। इसके रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, एडमिशन ओपन है। आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 9th ऑफ जनवरी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो ऐप पे ही जाएंगे। कुछ फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती रहेंगी, जैसे एनसीईआरटी जो बैच है उसको मैं यूट्यूब पे ही चलाता रहूँगा, ताकि आप यूट्यूब से जो लाभ है वो भी आप हमारे द्वारा आपको मिलता रहे। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो आपको ऐप पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रिसाइज के ऐप के बारे में बताएंगे और आप ज्वाइन करेंगे। और आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है ऐप डाउनलोड करने का और वीडियो देखने का, वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और प्रोत्साहन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम दुगनी एनर्जी के साथ अपने लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। और हमारे ऊपर, हमारे इस टीम पे, प्रिसा आईएएस के टीम पे, प्रिसा आईएएस करोल बाग दिल्ली, इस टीम पे भरोसा दिखाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए ये धन्यवाद आपका।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम और एनसीईआरटी के बैच में। अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हमें इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने एक आपको जिस्ट दिया था कि किस तरह से प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आते हैं। अगर हम बात करें, एक एनालिसिस भी हमारी पुरानी वीडियो में आपको एनालिसिस मिला होगा, फिर भी मैं एक रैप अप बस कर रहा हूँ, आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपके एक दिमाग में होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेबस आपको दे दिया गया था, प्रीवियस क्लासेस में मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है, और सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम अरे ऐप पे प्रोवाइडेड है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अपकमिंग हमारी क्लासेस कैसे फ्लो करेगी। और एनसीईआरटी से ही देखिएगा, मैं सारा चीज़ कवर करा दूंगा। एनसीईआरटी के थ्रू ही आपके सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ और आप पेन कॉपी बना के अपनी नोटबुक में आप इसको लिखिएगा। पहला टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी। पहला टॉपिक है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम बात करें अगर इस वाले चैप्टर से, तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उससे आपको देखे, आपको अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का आपको यहीं से मिल जाएगा। बाउंड्री, डिस्प्यूट, और इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले ये भी करता है कि अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी समझना है तो एटलीस्ट आपको उसके इंडियन ज्योग्राफी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिजिकल फीचर के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो क्लास 9th में ही आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा दोनों चैप्टर। हिमालय के बारे में, हिमालयास, हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ लेंगे। हिमालयस में भी हम लोग शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, ये सारा टॉपिक जो है आएगा आपका, ठीक है। तो हिमालय में भी हम लोग शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल, ये सब आप लिख लीजिएगा पॉइंट्स। हिमालय का रीजनल डिवीजन भी पढ़ेंगे हम लोग, हिमालय का रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ठीक है, और ईस्टर्न हिमालय के बारे में पढ़े। इंपॉर्टेंट हिमालय जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग जब मैप का कुछ डिस्कशन करेंगे, इंडियन मैप का, तो उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट वैलीज, इंपॉर्टेंट पासेस, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू के बाद हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो मेजर टॉपिक है वो ड्रेनेज पैटर्न, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसमें हम लोग इंडियन रिवर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन रिवर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनका ड्रेनेज एरिया के बारे में पढ़ेंगे, किस किस स्टेट से फ्लो करती हैं, और इन नदियों पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक डैम, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट। प्रोजेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। करंट में अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी फेमस है, इस तरह वाटर डिस्प्यूट, बर्निंग डिस्प्यूट ऑन रिवर, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बहुत फेमस है भारत और पाकिस्तान के बीच में। स्टेट स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग ये लिख सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस, यू कैन टेक अ प्रिंट स्क्रीनशॉट आल्सो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ टॉपिक आपका आएगा इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून के बारे में आएगा। फोर्थ टॉपिक इंडियन क्लाइमेट के बारे में आएगा, रेनफॉल वगैरह पढ़ेंगे हम लोग इसमें। फिफ्थ टॉपिक इंडियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंडियन फॉरेस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। सिक्स्थ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल और क्रॉप, किस सॉइल पे कौन सा मेजर क्रॉप है और भारत की क्या उसकी स्थिति है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अभी जैसे न्यूज़ में था, मेंस में भी था क्वेश्चन, न्यूज़ में भी था, और प्रीलिम्स में भी आता है आपको सॉइल के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। आपके प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सॉइल से रिलेटेड मैच करने के लिए। इसमें हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तमाम तरह के जो है सॉइल्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब वो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, या क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के लिए, भारत में मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या पाए जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में तो इतना ही है, मतलब और भी टॉपिक हम जोड़ सकते हैं इसमें, बट मेजर जो है ये 5 टॉपिक में इंडियन ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा रिसोर्स जो हम पढ़ेंगे मेरे लेक्चर में, तो वो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th प्लस क्लास 11th की जो सेकंड बुक है, 2 बुक है, 11th क्लास में 2 बुक है, तो सेकंड बुक जो है उससे हमारा ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी बैच में तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो हमारा जीएस बैच चल रहा है उसमें अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव वे में उसको चीज़ों को कवर किया जाएगा। अगर हम एनसीईआरटी बैच की बात करें तो हमारा टारगेट है ये सब चीज़ें एनसीईआरटी से ही कवर हो जाए, और आपको जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड हो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैप कराते हुए चला जाए, ताकि आपको ये समझ आए कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, जो से जैसा कि मैं कहता हूँ एनसीईआरटी से ही होगा, वो एनसीईआरटी से ही जो होगा
वो हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में एनसीईआरटी का कितना बड़ा योगदान है। तो बच्चे एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं या उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी की महत्व कितनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की महत्वता आपको समझ आएगा हमारे लेक्चर के दौरान और आप कनेक्ट करेंगे। आई होप आवाज़ बहुत क्लियर कट आपको आ रही होगी। तो चलिए अब एनसीईआरटी आप लोग भी पीडीएफ, अच्छा इसके एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो फॉर एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड आवर ऐप, डाउनलोड प्रिसा IAS ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, प्रिसा IAS ऐप। आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप, जैसा कि शेड्यूल में रहेगा मेरी क्लासेस है, तो आप देख के आइएगा, पहले से ही आप अपने पास एनसीईआरटी ओपन करके रख सकते हैं। ओके, दिस इज चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और क्लास 9th। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यहां से आपका इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हो जाती है। इसमें दो बातें आपको दिया जाएगा, एक साइज, एक लोकेशन के बारे में दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ एक हिस्ट्री दे दूं कि इंडिया का जो नाम है वो कैसे पड़ा। इंडिया का जो नाम है, एक तो भारत नाम आप जानते हैं, पहला जो नाम जानते हैं वो भारत, जो कि इंडियन किंग भारता के नाम पे रखा। हिंदुस्तान दूसरा नाम, जो कि पर्शियन ने दिया, हिंदुस्तान, जो कि पर्शियन लोगों ने दिया। इंडिया इंडस रिवर के नाम पे पड़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता के वजह से पड़ा। इंडिया ये ग्रीक लोगों ने दिया, ग्रीक नाम से मिला। अगला है आपका आर्यव्रत, द लैंड ऑफ आर्यास, आर्यव्रत लैंड ऑफ आर्या, ये भी कहा जाता है भारत को, आर्यव्रत लैंड ऑफ आर्या। और इंडिया जो नदी है वो इंडस वर्ड से मिला, इंडस, जो कि इंडस रिवर, इंडस रिवर के ऊपर रखा गया था, जहां पे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिली थी। तो हिस्ट्री में क्लास 6 की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ आएंगी। अगर हम भारत के लोकेशन की बात करें तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, और एरिया की बात करें तो भारत का जो एरिया है वो 3,28,328 एरिया की बात करें, मैं आपको प्रिसाइज डेटा लिख रहा हूँ, 3287 32,87,263, ये डेटा प्रिसाइज डेटा है, अपडेटेड। किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है, लैंड एरिया है। भारत का जो एरिया है वो 32 लाख, लगभग 32 लाख के, 32 लाख से ज़्यादा ही है, 32,87,000, आप रफली 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप लिख समझ सकते हैं। साइज के हिसाब से भारत की जो रैंक है वो 7th रैंक है। एरिया के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 7th रैंक है। मैं सारा कुछ अभी आपको पढ़ के समझा भी दूंगा एनसीईआरटी में, ये मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। 121 करोड़ जनसंख्या है सेंसस 2011 के हिसाब से। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, फिर मैं इस पर आपको स्विच करता हूँ। इंडिया का जो रैंक है एरिया के हिसाब से वो 7th रैंक है, और भारत की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस से के हिसाब से वो 121 करोड़ है, जो कि पूरे
और रैंकिंग पॉपुलेशन में सेकंड रैंक है, सेकंड रैंक है, जो कि पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से ये 17.5% है विश्व के। और एरिया का, लैंड पॉपुलेशन की बात करें, एरिया पॉपुलेशन, एरिया परसेंटेज की बात करें तो 2.4% है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आएगा। ठीक है, लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत का है। भारत का लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री और वाटर, कोस्टल एरिया, कोस्टल वाटर बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री हमारा 15,200 किलोमीटर है। और कोस्टल की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इनसे जो है हमारा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो भारत जो बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनसे हमारा बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम बात करें भारत जो है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा स्टेट करता है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर बाय स्टेट, वो आपका होगा गुजरात, पहले नंबर पे है गुजरात। आपका ये पेपर में पूछा गया था पीसीएस का, यूपी पीसीएस, आई होप 17 या 18 का पेपर था, उसमें ये पूछा गया था इंक्रीजिंग वर्ड लिखने के लिए। दूसरा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तीसरा आपका तमिलनाडु। अगर हम बात करें सबसे छोटा मिनिमम, मिनिमम बाउंड्री किसकी है तो वो आपकी गोवा है। ये सारा फैक्ट जो है अभी एनसीईआरटी से मैप करा देंगे हम आपको। ठीक है, अगर हम आइलैंड को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल वाटर बाउंड्री जो हमारी हो जाएगी वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। भारत में अगर आइलैंड को भी इंक्लूड कर दिया जाए, आइलैंड को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल जो वाटर बाउंड्री है आइलैंड को इंक्लूड करने के बाद वो 7,000, लगभग 7,516, 7,516.6 किलोमीटर है आफ्टर इंक्लूडिंग आइलैंड्स, अंडमान निकोबार। आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आएगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस डायग्राम के बारे में डिस्कस करें इंडिया के, ये रफली थोड़ा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, आई होप। एक रफली स्ट्रक्चर बना है, बहुत सुंदर तो नहीं बन पा रहा है ये, चलिए इसको छोड़ देते हैं फालतू में, ये बहुत अच्छा लग नहीं रहा है ये। मैं आपको सीधे एनसीईआरटी से ही मैप करवा दे रहा हूँ। लेट्स कम टू द एनसीईआरटी। ये
देखिए, इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का सबसे पुराना, ऐतिहासिक कह सकते हैं, सिविलाइजेशन वाइज जो है बहुत पुराना देश है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has been moved forward, displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, overall economic development. India also contributes significantly the making global world history. कह रहे भारत जो है प्राचीन काल से बहुत ही पुराना, मतलब सांस्कृतिक रूप से बहुत पुराना है, और पिछले कुछ सालों में 50 सालों में जो है भारत का प्रोग्रेस हर सेक्टर में, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सोशल हो, चाहे जैसे भी है, उन हर सेक्टर में जो है भारत काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं भारत के विकास का। भारत का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लैंड रूट भी है, सी रूट भी है। भारत का फिजिकल फीचर, जैसे कि हमारे पास माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, और हमारे पास प्लेन भी है, फर्टाइल सॉइल भी है। ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत जो है एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली काफ़ी सस्टेन कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस वर्ड को भी आप ध्यान देखिएगा। देखिए, अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो भारत जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले ये भारत यहाँ पे ऐसे था, फिर प्लेटों के मूवमेंट से आप पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह से ये पेंजिया होता था, इससे टूट के जो है यूरेशिया और 2 पार्ट में टूटा, वो एक पूरा टॉपिक अलग है। और ये ड्रिफ्ट करते हुए जो है ऊपर की तरफ गया, गोंडवाना लैंड वगैरह एक्सेट्रा जो है, वो जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, आपको जब टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं वैगनर का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, तो वहाँ पे चीज़ें मैं और अच्छे से बताऊंगा। अभी इतना बस पता है, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में उसको हम बताएंगे। तो ये हमारा जो भारत है वो किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हमारा भारत जो है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो भारत के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। भारत जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों तरह के पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23 डिग्री एंड हाफ और 66 डिग्री एंड हाफ, ये आपका ट्रॉपिकल और ये आपका सब ट्रॉपिकल है। तो आप देखेंगे भारत का ये वाला हिस्सा लगभग 37 या 35 के करीब है। अभी हम देखेंगे, यहाँ दिया हुआ देखो 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ की तरफ है, इस वजह से ये सब ट्रॉपिकल एरिया में भी आ जाता है। तो एक सवाल तो आपको यहीं से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर द मेन लैंड एक्सटेंड करें तो लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डेटा आपको यहीं से पता होना चाहिए, एक डेटा आपको यह पता होना चाहिए, क्या? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए आपको। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको ना 8 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका होना चाहिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन के बारे में बात करते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है जी। देखिए, ये ग्लोब है, अगर इस ग्लोब को हम ऐसे सर्कुलर पीस में काट दें, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, ये सब एंगल बनाता है। यहाँ पे 0, यहाँ से हम एक लेते हैं, यहाँ से एंगल मानते हैं, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, ऐसे सो ऑन करते करते यहाँ पे आपका 90 डिग्री आता है। तो ये जो एक्सटेंड होता है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है। क्या होता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है। अगर हम वर्टिकली काट दें, ऊपर से काट दें ऐसे ऐसे, ये वाली जो लाइन है ये लैटिट्यूडनल, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। देखिए यहाँ पे 2 तरह की लाइन आपको दिख रही होगी, एक आपकी लाइन इस तरह से जा रही है ऐसे, ठीक है, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन गई है जो कि जो एल्टीट्यूडनल लाइन है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये दोनों एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री से पास करता है। तो भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री, हर एक पॉइंट देखिए क्वेश्चन है, अगर आप समझिए ये पूरा क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये भारत को लगभग 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड and lies Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea especially। तो आपको से सवाल ये पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत में कितने डिग्री से पास करता है, उसका आप कोऑर्डिनेट लिखिए। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास करता है, ठीक है जी। अभी आएगा थोड़ा आगे, ये मैंने आपको बता दिया एरिया वाइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। टोटल एरिया अकाउंट 2.4, ये सब मैंने आपको लिखवा दिया। द साइज मास ऑफ इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। इंडिया की लैंड बाउंड्री भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, इसमें 15,200 दिया मैंने, थोड़ा सा आपको बताया, वो अपडेटेड डेटा है। टोटल लेंथ जो कोस्ट लाइन की है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार वो है 7,516.6 किलोमीटर। भारत में जो माउंटेन पाए जाते हैं वो यंग फोल्डेड माउंटेन पाए जाते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है, देखिए भारत जो अर्थ है हमारा वो प्लेट से मिला हुआ है, और जब प्लेट्स ऐसे करीब आते हैं आपस में टकराते हैं, ये प्लेट ऐसे अप्रोच करता है आपस में टकराते हैं, इसके वजह से ये एक माउंटेन नीचे सबडक्ट हो जाता है एक प्लेट, और इस तरह से फोल्ड माउंटेन का आविष्कार होता है। तो भारत में कैसे माउंटेन पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, और यंग माउंटेन मतलब इनकी एज कम है। फोल्ड एंड यंग माउंटेन पाए जाते हैं, फोल्ड एंड यंग माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है। इज इट ओके? भारत में फोल्ड एंड यंग माउंटेन पाए जाते हैं। देखिए फोल्ड एंड यंग माउंटेन कैसे बनता है। पृथ्वी जो है वो प्लेट से मिलकर बनी हुई है, पृथ्वी जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये मान लीजिए प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2, ये दोनों प्लेट आपस में अप्रोच कर रहे हैं। ये प्लेट कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि भारत के जो बात कर रहा हूँ, जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्मा की वजह से, जो कि ऊपर की तरफ है जा रहा है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्मा, ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर इस तरह से, ये इस तरह से। एक तो केस ये हो सकता है कि प्लेट क्या हो, डाइवर्ज हो जाए, दूर जाए। सिमिलरली एक प्लेट यहाँ पे भी होगा, एक प्लेट यहाँ पे भी होगा। ये वाला करंट इधर से भी, इधर से जब जा रहा है इसको ऊपर से डाइवर्ज करेगा, मतलब कन्वर्ज, सॉरी नॉट डाइवर्ज, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे तो डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे प्लेटें तो क्या हो रही है, दूर जा रही हैं, बट इसके बगल में भी एक प्लेट होगा ना, ये प्लेट अप्रोच कर रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, एक सबडक्ट हो जाएगा इस तरह से, एक प्लेट ऊपर चढ़ जाएगा और एक प्लेट नीचे ऐसे आ जाएगा। ये प्लेट क्या हो गया, सबडक्ट हो गया। अब यहाँ पे सबडक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे फोल्ड माउंटेन का आविष्कार होगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, आविष्कार होगा, यानी फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो भारत में कैसे माउंटेन पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से इनका निर्माण होता है। ये देखिए ये फिगर रहा है इंडिया का, यहां से समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए वर्टिकल डिवीजन भारत का जो है वो 8 डिग्री, 8 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है, और जो उनकी टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो है 3,214 किलोमीटर। देखिए याद रखिएगा अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो राहुल गांधी जो है वो कन्याकुमारी से जा रहे हैं पैदल चलते हुए, तो वो भी इसी तरह से जा रहे हैं कि ये शॉर्टकट पाथ फॉलो करके। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करें, गुजरात के कॉर्नर से सबसे
कॉर्नर से, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट, जिसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन हो गया किसका, इंडिया का। ये जो लाइन अगर आप देख रहे होंगे, ये लाइन है इंडिया का, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होता है, ये वो लाइन होती है जो कि टाइम जोन में डिवाइड करती है, क्योंकि टाइम जोन ये पास होती है यहां से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। तभी हम इसके बारे में टाइम जोन का भी पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मीडियन बोलते हैं। पड़ोसी मुल्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे दिखा नहीं रहा बट अफगानिस्तान भी है, ठीक है, अफगानिस्तान भी है जो शेयर करता है। और यहाँ पे अगर वाटर बॉडी में बात करें तो श्रीलंका। ये आपका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये पाई चार्ट दिया है जिसमें भारत जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, ये यूनिट ये दिया, डेमोग्राफिक दिया 2015 के हिसाब से दिया, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज दिया हुआ, नॉट पॉपुलेशन, एरिया वाइज दिया है। तो सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है एरिया वाइज, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between East and Western Asia. India is the south extension of Asian continent. The Trans-Indian Ocean route, which connect the country of Europe in the west and country of East Asia, provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrude into the Indian Ocean and thus helping India to establish a close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with the southeast. कुल मिला के इस वाले पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यह बताया गया कि किस तरह से भारत का ये जो कोस्टल लाइन है और जो लैंड रूट है उसके वजह से भारत के जो दूसरे देश है जैसे कि यूरोप और एशिया, उनने हमारे जो है किस तरह से व्यापार भारत ने किया था, किस तरह से सी रूट के थ्रू जो है भारत में दूसरे देश के लोग जो है भारत आए थे, उसका कनेक्शन दिया कि किस तरह से जो है हमारा कनेक्शन यूरोप के देश में और ईस्टर्न एशिया के देश से हमारा कनेक्शन बना था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में डील कर रहा है। कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है, नॉट अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन on Indian Ocean and has a India, and indeed it is a Indian imminent position in Indian Ocean which justify the naming of ocean after it. तो इंडियन ओशन का नाम इसलिए रखा गया, वो भारत का नहीं बट रखा इसलिए गया बिकॉज ऑफ इस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इसलिए इंडियन ओशन का जो ओशन उसका नाम इंडिया के आफ्टर रखा गया, ठीक है। ये एक छोटा सा मैं इसमें थोड़ा सा आपको और मॉडिफाई करता हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन काफी चीज छुपी इस मैप में। देखिए ये जो टॉपेस्ट यहाँ पे जो 37 डिग्री है इसको हम लोग इंदिरा कोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से काफी सारे फैक्ट आपके क्वेश्चन में आते हैं। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। ये जो सबसे कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे 97-20, ये है कैबिथू, 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 ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका सर क्रीक, ये डिस्प्यूट में है, पाकिस्तान और भारत के साथ एक मार्सी लैंड है, सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक, ये लिख लीजिएगा सर क्रीक। और जो लास्ट नीचे सबसे है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं या इसके कई सारे नाम हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। 8 डिग्री ये वाला इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या केप कॉरमन भी इसको कहते हैं, केप कॉरमाइन, केप कॉरमाइन भी बोलते हैं,
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये जानना है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। इसका बताया अंडमान निकोबार का, यहाँ पे जो है ये है इंदिरा पॉइंट। फैक्चुअल चीजें थोड़ा सा आपको सही कर लेना चाहिए। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग इसका जो नाम है कैप कॉरमाइन, कैप कॉरमाइन 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये आपका अंडमान एंड निकोबार, वहां पे है इंदिरा पॉइंट। हाँ हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट बताइए, ठीक है, साउथ मोस्ट पॉइंट केवल लिखा जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट बताइए, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ मोस्ट पॉइंट बताइए इंडिया का, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट, केवल इतना पूछा जाए, भारत का अगर साउथ मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो आप लिखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन आपसे ये पूछा जाए साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, जैसे मेनलैंड की बात हो जाएगी तो वो आपका आइलैंड के बारे में बात नहीं कर रहा है, उस केस में आप तमिलनाडु की जो जगह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, वो आपका हो जाएगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। केवल साउथ मोस्ट पॉइंट बोलेगा तो ग्रेट निकोबार, जिसका कोऑर्डिनेट है 6 डिग्री 4 मिनट। और अगर आपसे केवल ये पूछा जाए साउथ मोस्ट मेनलैंड का पास हो तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, उसका आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं केप, केप को मोरीन, केप को मोरीन इस नाम से भी जानते हैं, केप को मोरीन, ये आपका कन्याकुमारी का दूसरा नाम है, जो कि आपका साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। केप का मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जो 3 साइड से घिरी हुई है, एक इस तरह से, इसको हम लोग केप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न पॉइंट के बारे में बात करें तो केबथू हो जाएगा, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। भारत का ईस्टर्न पॉइंट के बारे में बात करें, ईस्टर्न पॉइंट ये आपका कैबथू हो जाएगा, ठीक है, कैबथू हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। कैबथू का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपका ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। वेस्टर्न पॉइंट के बारे में बात करें, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपका सर क्रीक है। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट है, गुजरात का एरिया है, मार्शी लैंड है ये, ठीक है। सर क्रीक ये आपका, जिसका कोऑर्डिनेट 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इतने सारे फैक्ट जो है मैंने आपको एक ही जगह पे लिखवा दिए, पूरा इंडिया का साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न पॉइंट भारत के लिखवा दिए मैंने कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। भारत का स्ट्रक्चर कैसा, ये भी पूछा गया था एक एग्जाम में, तो क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भारत में इंटरनेशनल हाईवेज ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो बनाए गए हैं, ठीक है, एयरवे और सी रूट आपको बनाया गया। देखिए सी रूट, यहाँ से देखिए रेड सी है, यहाँ से जो है
इजिप्ट से देखिए यहाँ पे स्विच कैनाल है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए यहाँ पे श्रीलंका पहुंचते हैं। ठीक है, ये मुंबई के पास पोर्ट, तंजानिया से यहाँ मुंबई के पोर्ट पे पहुंचते हैं। यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे एक पोर्ट है, ये आपका एयरवे है। तो भारत जो है किस तरह से अपने एंशिएंट टाइम से व्यापार के रूप में, ट्रेड के रूप में जो है कनेक्टेड था, और कल्चरली बहुत डाइवर्सिफाई था। जब एक लोग आते थे तो भारत के जो कल्चर को अपने साथ ले जाते थे या अपने कल्चर को भारत में लेके आते थे। ये भारत के मॉन्यूमेंट्स में भी देखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिस रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम, द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम दैट कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस स्पाइसेस, muslin, other merchandise were taken from India to different country. On the other hand, influence of Greek sculpture and architecture style of dome and minarets from the West Asia can be seen different part of country. तो जो आप अपने भारत में आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में आप इतने सारे देखते हो मुगलों द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारे कल्चर जो है कहीं ना कहीं बाहर से, बाहर के देशों से, मुल्क से जो है भारत आए हैं, और उसी हिसाब से भारत से भी जो है मसाले, भारत के उपनिषद, भारत के ग्रंथ, वेद, वो दूसरे देशों में इस सी रूट और लैंड रूट के थ्रू गए हैं। मैथमेटिशियन में डेसिमल सिस्टम भारत से बाहर गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये है इंडिया एंड नेबर। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया नेबर, अभी मैंने लिखवाया भी था आपको कौन कौन से पड़ोसी मुल्क हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक प्रेजेंट मैप दिया गया है। यहाँ से आप समझिएगा, एक लास्ट में जो क्वेश्चन है ये है कि श्रीलंका और भारत जो है उसको डिवाइड करता है एक नैरो चैनल। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो बॉडी होती है, वाटर नैरो बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी होती है, जो कि दो देशों को कनेक्ट करती है। क्या करती है? दो देशों को कनेक्ट करती है, उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो पाक स्ट्रेट याद रखिएगा। Gulf of Mannar, while the Maldive Island is situated in the south of Lakshadweep Island. India has had a strong geographical and historical link with their neighbor. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. ये क्लास 9th की थी, जिसमें आपको हल्का सा जिस्ट जो है दिया गया था भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वही पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के किन किन स्टेट से होके जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आप लोग लिख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। क्या लिख रहे हैं हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो 23 डिग्री मैंने आपको बताया था वहां से पास होता है। गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, 8 स्टेट है टोटल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। तो एक पेपर में पूछा गया था कि मिजोरम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है कि नहीं करता है, तो ये पेपर में पूछा गया था मिजोरम का, कंफ्यूज करने के लिए कि इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट सिटी की बात करें तो त्रिपुरा में है आपका उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, उदयपुर ये जो सिटी है ये नियरेस्ट सिटी है, नियरेस्ट सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो नियरेस्ट सिटी है वो है आपका त्रिपुरा। सेकंड नियरेस्ट सिटी है आपका, स्पेशली पहला याद रखिए बेटर होगा। ठीक है, गुजरात में एक सन टेम्पल है फेमस, सन महोदरा में, जो कि एग्जैक्टली ओवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो सन टेम्पल, टोटल 5 सन टेम्पल है भारत में, तो गुजरात का जो सन टेम्पल है जो कि मोहद्रा में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एग्जैक्टली
ओवर उसके के पास है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट एग्जैक्टली जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो गुजरात में सन टेम्पल है। आर्ट एंड कल्चर में आपको सन टेम्पल के बारे में बताया जाएगा थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। कहाँ पे है? मोहेद्रा में। मोहेद्रा ये एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्लास 9th का एनसीईआरटी था, इंट्रोडक्शन टू इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इसी को मैप करते हुए जो 11th का एक चैप्टर है उसको मैं मैप करके आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बिफोर प्रोसीडिंग। और ये वाला चैप्टर देखिए, ये जो चैप्टर है इंडिया लोकेशन, ये जो चैप्टर है इंडिया लोकेशन ये 11th का। तो सबसे पहले आप क्लास 9 का पढ़िएगा, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा। और उसको पढ़ने के बाद आप क्लास 11th की चैप्टर नंबर ये जो भी है, आई होप 1 है, फर्स्ट ही है, इंडिया लोकेशन, दोनों को मैप करिएगा। तो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैप हो जाएगा। तो दोनों एक साथ मिला के आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे वही भी दिया हुआ, आवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सच वास्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। ये सारा आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में इसको मैप करेंगे। फिलहाल मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है। देखिए सेम मैप वहाँ पे भी दिया हुआ था, यहाँ पे भी दिया हुआ है। साइज देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। रिवर सिस्टम भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी रिवर सिस्टम भी यहाँ पे। ड्रेनेज का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें दे दिया गया है। नेबरिंग कंट्री के बारे में दिया है, अभी हम सारे नेबरिंग कंट्री भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो दोनों चैप्टर मैप करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट डाउनलोड प्रिसाइस ऐप, आपको ये नोट्स जो आज का क्लास का नोट्स है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी कुछ क्लासेस में मिलेंगे। फिलहाल तब तक अपना ख्याल रखें और प्रिसाइस का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सब कुछ जो है वहाँ पे मिल जाए। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।